कोई कंपनी कैसे है कि नहीं? इसको दिखाने के लिए मैं कुछ आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लाया हूं कि जैसे ये एक डॉक्यूमेंट्स है किसी कंपनी का, क्या लिखा हुआ है इस पर? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या लिखा हुआ है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये किसने इशू करा है? इसे करा है हमारे रजिस्ट्रार ने, कंपनी रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अफेयर्स। अब इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनी है। जैसे कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। क्या लिखा हुआ है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। I will be certified that debit credit classes private limited। ठीक है, यानी ये कंपनी का नाम हो गया। क्या हो गया? कंपनी का नाम हो गया। और फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956, तो 1956 के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड है। क्लियर हो गया आपको? तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया। इसमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंशन होता है, जो यहाँ पर नीचे मेंशन है। ये कंपनी कौन सी रजिस्टर्ड ऑफिस पर रजिस्ट्रार के यहाँ पर रजिस्टर्ड है। ये बात क्लियर हो गई? यानी इसका मतलब है कि ये कंपनी क्या हो गई? रजिस्टर्ड है। तो मैं वापस आता हूँ, तो इसी को रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेशन। तो एनी कंपनी व्हिच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉज, और अगर इससे पहले कोई लॉ चलते थे उनके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, तो फिर वो सभी कंपनीज मानी जाएंगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो देखिए, कंपनी को समझने के लिए कि कंपनी की जरूरत क्या है, कंपनी की नीड को समझने के लिए उससे पहले हमें समझना पड़ेगा फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। कितने तरीके के फॉर्म्स होते हैं किसी भी ऑनरशिप के? उसमें पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, जब किसी बिजनेस का एक ही आदमी मालिक है। बाहर मेन रोड पर मार्केट्स में बहुत सारे दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, ज्यादातर उनमें से खुद उस दुकान के मालिक वो खुद ही है, तो वो क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर किसी शॉप के या किसी फैक्ट्री के या किसी बिजनेस के एक से ज्यादा मालिक हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कह देते हैं। इसके अलावा कई बार फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड होता है, जहां पर वो पूरी फैमिली उसे रन कर रही है और जो फैमिली का जो बड़ा आदमी है, जिसे हम प्रिंसिपल या मुखिया कहते हैं, वो उसको रन कर रहा है। तो उस व्यवस्था को, उस अरेंजमेंट्स को हिंदू इंडियन फैमिली हम कह सकते हैं। एक ब्रीफ बता रहे हैं ऊपर से। कंपनी अभी आपको बताया है कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड, या इससे पहले कोई अगर लॉज थे तो उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड, वो क्या हो गए? कंपनी। अगर पब्लिक उसके ऑनर है तो वो कौन से हो गए? वहां पर पब्लिक का मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ पर्सन है, और ग्रुप ऑफ पर्सन जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, उसे आप उसमें एनजीओ, सोसाइटीज, ये आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इसका ऑनरशिप बनता है। तो इसमें कोई एक आदमी मालिक नहीं है, पब्लिक मालिक है, या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो ट्रस्ट है, जिन्होंने लोगों ने मिलकर बनाई है, या वो सोसाइटी जो लोगों ने मिलकर बनाई है, वो लोग उसका मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, पर मालिक उनमें से कोई नहीं है, वो सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं या सोसाइटी के ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑन करती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? गवर्नमेंट अपने लिए भी कंपनी डेवलप कर सकती है, जैसे MTNL लिमिटेड, MTNL लिमिटेड, ये कंपनी की अपनी है, गवर्नमेंट की अपनी। अब आपको दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, DMRC, ये भी अपनी है। इनको बनाया अलग अलग तरीके से। कोई गवर्नमेंट कंपनी तो बन रही है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, और कोई गवर्नमेंट की जो बन रही है कंपनी उसे कॉर्पोरेशन कहते हैं, जो पार्लियामेंट से बिल पास होकर बनती है। जिसे अभी हम टाइप ऑफ कंपनीज में अभी थोड़ी देर में मैं आऊंगा, वहां पर बताऊंगा। क्लियर हो गया? तो जो सोलो प्रोप्राइटरशिप है उसे कंट्रोल कैसे करते हैं, उसको रेगुलेट कैसे करते हैं? तो उसे कंट्रोल करते हैं उसे हमारे जो जनरल लॉज हैं उनसे कंट्रोल होता है, जो जनरल कमर्शियल लॉज है उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्पेसिफिकली इसके लिए कोई ऐसा एक्ट जो कंपनी एक्ट जैसा हो, ऐसा कोई नहीं है। जनरल लॉज है
चाहे वो जितने भी हमारे कमर्शियल लॉज है सबसे कवर होता है, कंट्रोल होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट होकर जितने भी कमर्शियल लॉज है, इनकम टैक्स एक्ट हो गया हमारा, ठीक है ना, और सर्विस टैक्स एक्ट हो गया, वैट हो गया, ये सब कमर्शियल लॉज में आ जाते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। करेक्ट है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो हमारी स्टार्ट होगी वो किससे होगी, वो किससे कंट्रोल होती है, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इसमें इसके लॉज और इसकी अकाउंटिंग के भी कुछ हिस्से कवर होते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किससे कवर होते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हिंदू वर्णित फैमिली जनरल लॉज से कवर होती है, हमारे जनरल कमर्शियल लॉज से कवर हो जाते हैं। इसमें स्पेसिफिकली कुछ सेक्शंस हैं, इनकम टैक्स में अलग से कुछ सेक्शंस हैं हिंदुस्तान हिंदू अनवेड फैमिली के लिए, तो वो उसके कवर हो जाते हैं। तो जहां पर अलग व्यवस्था है वो अलग अलग से जो जनरल कमर्शियल लॉज उनमें लिखा हुआ है। कंपनी अपनी बात हुई है अभी, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या है हमारे पास, इंडियन कंपनी एक्ट 1956। इसमें कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी की अकाउंटिंग के लिए कुछ बातें बताई गई, कंपनी के लॉज के बारे में बताई गई है, तो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। पब्लिक के लिए अलग अलग है, ट्रस्ट एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ठीक है ना, और इस तरीके के एक्ट है वो बने हुए। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट पर भी ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं जो चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट का अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से चलता है। गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी क्या है, वो कोई कॉर्पोरेशन है या वो कोई कंपनी है। अगर वो कॉर्पोरेशन है तो वो कॉर्पोरेशन में जो पार्लियामेंट में बिल बना हुआ है उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको रन किया जाएगा, ठीक है। और अगर वो कंपनी है तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उसे रन किया जाएगा। उसमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो गवर्नमेंट से ऑन है, इससे कोई मतलब नहीं, क्यों वो कंपनी मानी जाएगी। क्लियर हो गया आप सबको? ठीक, उतार लो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है टाइप ऑफ कंपनी। टाइप ऑफ कंपनी में अलग अलग तरीके के टाइप्स को पढ़ेंगे और उनके नेचर को समझेंगे, पर इसे ऐसा ना समझें कि इसे कैसे समझें कि जैसे आप लोगों से मैं बात करता हूं, आप लोगों को मैं कई टाइप से डिफाइन कर सकता हूं। आप सिर्फ दो नहीं है, गर्ल्स स्टूडेंट्स और बॉयज स्टूडेंट्स, आपको मैं कई तरीके से टाइप कर सकता हूं और मैं आप ही के बारे में बार बार बात करूंगा अलग अलग सेक्शन में, जबकि बार बार उसी बात को रिपीट करूंगा। जैसे मैं आपको बांट सकता हूं, ठीक है, गर्ल्स कैटेगरी में, बॉयज कैटेगरी में, अकॉर्डिंग टू जेंडर। ये एक अलग व्यू हो गया, एक अलग टाइप हो गया। मैं आपको बांट सकता हूं आपके स्कूल बैकग्राउंड के हिसाब से, ठीक है, कोई गवर्नमेंट स्कूल बैकग्राउंड से है, कोई पब्लिक स्कूल बैकग्राउंड से है, ये हो गया टाइप, नेक्स्ट टाइप हो गया। मैं आपको बांट सकता हूं आपके रिलीजन की बेसिस पर, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मोर देन 1100 रिलीजन हैं पूरी दुनिया में, बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू रिलीजन मैं आपको बांट सकता हूं आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, कि कोई यहां पर 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर से यहां पढ़ने आता है और कोई दूर से पढ़ने आता है, तो ये अकॉर्डिंग टू योर ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आपको मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। मैं आपको बांट सकता हूँ आपकी हाइट के हिसाब से, मेरी बात समझ आ रही है? तो आप ही को मैं अलग अलग टाइप से बांट रहा हूँ, तो ऐसे ही कंपनी को अलग अलग टाइप से बांट रहा हूँ, सिर्फ समझने वाली बात है, उसका बेसिकली फीचर्स है, जिसको हम टाइप ऑफ कंपनीज के हिसाब से डिफाइन करते हैं। जो फीचर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली किसी कंपनी के अलग होते हैं, सबके कॉमन फीचर्स होते हैं, और कॉमन फीचर्स में अगर मैं उसे अलग बांट सकता हूँ तो टाइप ऑफ कंपनी होती है। स्टैट्यूटरी कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज यानी ये स्टैट्यूटरी जो वर्ड्स है इसमें, ये बेसिकली लॉ से बना। कोई कंपनी जब पार्लियामेंट बिल से पास होकर बनती है तो उस कंपनी को हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? स्टैट्यूटरी। जब कंपनी क्या बनती है? पार्लियामेंट से बिल पास होकर बनती है। क्या ऐसी कंपनियों के नाम बता सकते हैं आप मुझे? देखो, ऐसी कंपनी का पहला नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बताइए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दिल्ली ट्रांसपोर्ट
कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवेज, इंडियन पोस्टल एंड टेलीग्राफ ऑफिस, ये सभी कहां से बने हैं? ये सारे स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं। पार्लियामेंट से बिल पास होगा, सही है। अक्सर ऐसा कब होता है? जब गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव लेती है किसी काम को करने का, तो गवर्नमेंट खुद ही बिल पास करवाकर उस कंपनी को बनाती है। तो ऐसी हालत में वो कंपनी, चूंकि इंडियन कंपनी एक्ट से नहीं बनी है, तो उन्हें स्टैट्यूटरी कंपनीज कहते हैं, पार्लियामेंट से बिल पास होगा। ठीक है। गवर्नमेंट को जो पार्टिसिपेशन है वो मेजॉरिटी में होता है। किसमें होता है? मेजॉरिटी। तो वो कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज मानती हैं। क्या मानी जाती हैं? गवर्नमेंट कंपनीज। तो इंडियन कंपनी एक्ट में सेक्शन 617 में लिखा हुआ है, क्या वो आपके मतलब का नहीं है सेक्शन अभी सीपीटी लेवल का, ना आपको रिमेंबर करने की जरूरत है। बस आपको ये बताना है गवर्नमेंट कंपनी क्या है। तो जिसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन कितना है? मोर देन 51%। किसमें? शेयर कैपिटल। तो अगर कंपनी में शेयर कैपिटल में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन 51% से ज्यादा है, तो वो सभी कंपनीज क्या होंगी? गवर्नमेंट। तो 49% किसका शेयर होगा? वो पब्लिक प्राइवेट किसी का भी हो सकता है। तो मेजॉरिटी किसके पास आ गई? गवर्नमेंट के पास। ऐसी किसी कंपनी का नाम बताइए। MTNL, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना। BSNL, भेल, गेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सभी कंपनीज क्या है? इन सब में क्या है? गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन 51%। करेक्ट है? क्लियर है? सर एक इंडियन ऑयल, हाँ जी, इंडियन ऑयल, IOC, इंडियन ऑयल, इंडिया, ठीक है। ये सभी कंपनीज क्या है? इन सब में क्या है? गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन 51%। करेक्ट है? क्लियर है? सर एक इंडियन ऑयल, हाँ जी, इंडियन ऑयल, IOC, इंडियन ऑयल, Indian company, and any company which is not incorporated under this act, that company is known as foreign company. Clear हो गया? Yes sir. तो फॉरेन कंपनी वो है जो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड हुई है या बाहर कॉर्पोरेट हुई। ये बातें क्लियर हो गई सबको? तो फॉरेन कंपनीज के कुछ नाम तो बता दो मुझे। एक्सिस बैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्सिस बैंक, वाह, गलत है बेटा। हाँ जी, इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है। यूटीआई, हाँ पहले यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसी का है। हाँ जी, नाम चेंज करते हैं। और बताइए। एप्पल, ठीक है, एप्पल कॉर्पोरेशन, ठीक है जी, चलो जी, एडिडास, ठीक है जी। और बताइए। BMW। अरे कोई ऐसी कंपनी नहीं बता सकते जो इंडिया में बिजनेस कर रही है? सर पूमा। और जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं? पेप्सी, कोका कोला, समझ में आ गया? हालांकि इनकी अपनी एक इंटरनल ब्रांच भी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है प्राइवेट कंपनी के नाम से। तो वो जो प्राइवेट कंपनी है वो तो इंडियन कंपनी मानी जाएगी, लेकिन जो कोका कोला मेन कंपनी है जो यूएस में रजिस्टर्ड है वो फॉरेन कंपनी है। समझ में आ गया? सैमसंग एक फॉरेन कंपनी है, लेकिन सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडियन कंपनी है क्योंकि वो इंडिया से रजिस्टर्ड है। समझ में आ गया आपको? रजिस्टर्ड कंपनी, नाम ही अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है रजिस्टर्ड, नहीं? तो सवाल उठता है कि रजिस्टर्ड ही क्यों लिखा सर आपने? क्या नॉन रजिस्टर्ड कंपनी भी कोई होती है? तो इसका जवाब है नहीं। तो फिर क्यों लिखा? क्योंकि मुझे ये सब भी बताना था ना, बिना रजिस्ट्रेशन के भी कोई कंपनी बन जाती है, स्टैट्यूटरी कंपनी, वो तो पार्लियामेंट से बिल पास होकर बन गई।
तो रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? जो इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। अब मोटे मोटे तौर पर जो रजिस्टर्ड कंपनी है मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूं। एक पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो इसीलिए ये कैटेगरी सिखाई गई है आपको। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी है? हाँ जी, तो आते हैं पब्लिक कंपनी में टाटा लिमिटेड, एचसीएल लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड। ये सब क्या है? ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। बात समझ आ गई? ये सब क्या है? पब्लिक लिमिटेड। आईटीसी, ठीक है, ये सब कंपनी कौन सी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है सारी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी? नहीं, जीरो। मैंने अभी अभी आपको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिखाया था सर, भारतीय एक्सा प्राइवेट, ये दिखाया था। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, डेबिट क्रेडिट क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये अपने आप में क्या बन गई? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, डेबिट क्रेडिट क्लासेस प्राइवेट। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड आप कंपनी ढूंढ सकते हैं। भारतीय एक्सा प्राइवेट लिमिटेड, शायद प्रकाश रोड लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, भारतीय एक्सा प्राइवेट लिमिटेड है। तो इंश्योरेंस सेक्टर की जगह कॉलिंग वाली नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर की भी बता रहा हूँ, वो भी प्राइवेट लिमिटेड है। हाँ जी, हाँ, उसकी कोई एजेंसी हो सकती है, क्योंकि बहुत सी एजेंसी बना लेती है, बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी अपनी एजेंसी बना लेती है। एजेंसी अपनी सेल्स टीम को रिक्रूटमेंट के लिए अलग से एक डिवीजन बना देते हैं। लेकिन मैं अभी होल्डिंग कंपनी में आऊंगा तो बताऊंगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी मानी जाएगी कब? अगर उसे होल्ड कर रही है पब्लिक कंपनी। जैसे रिलायंस है, रिलायंस की कंपनी, रिलायंस अपने आप में क्या है? और रिलायंस ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खरीद रखी है, उस कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड। तो वो प्राइवेट लिमिटेड होते हुए भी पब्लिक लिमिटेड मानी जाएगी, क्योंकि उसको होल्ड जो कर रही है वो पब्लिक लिमिटेड कर रही है। क्लियर हो गया? थर्ड कंपनी में आपने देखा एक तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो रजिस्ट्रेशन इसके अलावा दो बेसिस पर और हो सकता है। एक हो सकता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब है कि शेयर होल्डर्स जो है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। उनकी लायबिलिटी कितने अमाउंट तक लिमिटेड है? दे आर लिमिटेड अप टू देयर अनपेड कॉल्स ओनली, अप टू देयर अनपेड कॉल्स। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? दे आर लायबल मोर देन व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू पे। जो उन्होंने देना था उससे ज्यादा के लिए वो लायबल, अगर कंपनी की जरूरत पड़ जाती है। क्लियर हो गया? ठीक। चार्टर्ड कंपनी क्या है? आपके स्टडी मटेरियल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन चार्टर्ड कंपनी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पुराने टाइम में जो राजा हुआ करते थे, वो हुआ करते थे राजा, किंग्स। जो वो लोग जो कंपनी बना देते थे उसको चार्टर्ड कंपनी कहते थे। उसको क्या कहते थे? चार्टर्ड कंपनी। क्या किसी चार्टर्ड कंपनी का नाम बता सकते हैं आप मुझे? मैं बता सकता हूं और आप भी जानते हो उसे। वो एक ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। यस, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक चार्टर्ड कंपनी है। समझ में आ गया? तो ये क्या थी? चार्टर्ड। तो ये किंग्स शो करते थे। तो ये आपको ये जानकर ताजुब होगा, मतलब ये कि ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी,
आज के समय में एक इंडियन नहीं खरीद सकती। यानी जिस कंपनी ने हमारे ऊपर 2-250 साल राज किया है, उस कंपनी को वापस एक इंडियन ने खरीदा। बातें समझे? जीडीपी के जो मालिक हैं, उन्होंने इस कंपनी को 4 लाख रुपए में खरीदा, मात्र 4 लाख। मुझे पता नहीं लग पाया, जब मैं न्यूज़पेपर से पता लगा ना, मैं जरूर देखता। होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी का क्या मतलब होता है कि जब एक कंपनी, हाँ जी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स को एक्वायर कर लेती है तो खरीदने वाली कंपनी होल्डिंग कहलाती है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के क्या कर लेती है, मेजॉरिटी शेयर्स को होल्ड। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि जो रिलायंस है वो आईटीडीसी कुरियर को एक्वायर करती है, तो मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर करती है, तो वो क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई। क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी हो गई। ऐसी कुछ और कंपनीज के नाम बता सकते हैं आप? हच और देखो, हच और वोडाफोन में क्या फर्क है कि हच कंपनी बंद हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि वोडाफोन और हच क्या होल्डिंग सब्सिडरी माने जा सकते हैं? तो ये हच जो है वोडाफोन में मिल गई है, ठीक है, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं अमल, ठीक है। तो इसलिए अब ये कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर बिजनेस एक्वायर नहीं किया जाता होल्डिंग सब्सिडरीज में, यहाँ पर सिर्फ शेयर खरीद लिए जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो जहां पर अब आप कहेंगे सर वो 51% वाली बात है क्या, तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। एक कंपनी है, एक दूसरी कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी, ठीक। इसके शेयर होल्डर्स हैं, मान लीजिए ए कंपनी भी शेयर होल्डर है, कोई एक्स कंपनी भी शेयर होल्डर है, कोई अल्फा कंपनी भी शेयर होल्डर है, या पब्लिक में भी बहुत सारे लोग शेयर होल्डर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर जेड, मिस्टर एक्स। अब इन्होंने 18% शेयर खरीद रखे हैं इस कंपनी के, इन्होंने। किसी और ने 10% खरीदे हुए, किसी ने 8% खरीदे हुए, किसी ने 4%, किसी ने 3%। तो इनमें किसने सबसे ज्यादा परचेज करे हैं? तो ये होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी मींस who acquire majority of the shares. It doesn't necessary it shall be 51%. Point बेसिक पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. तो जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मेजॉरिटी शेयर्स को एक्वायर करती है वो होल्डिंग कंपनी हो गई, और जो कंपनी का शेयर एक्वायर किया जा रहा है और विच इट इज एक्वायर्ड, ठीक है, दैट कंपनी नोन एज सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी। ये बात क्लियर हो गई? एक लॉ है कि अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये पब्लिक लिमिटेड है, और पब्लिक लिमिटेड ने प्राइवेट लिमिटेड को होल्ड किया हुआ है, तो पब्लिक लिमिटेड की कंपनी के बराबर माना जाएगा, जैसे मैंने रिलायंस और आईटीडीसी को समझा, ठीक है। देखिए, डबल एंट्री बुक सिस्टम है अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, जब मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड होगा तो एंड पर मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाने जरूरी है। एट द एंड ऑफ accounting year, which is known as financial year, according to matching concepts, all revenues with their cost is matched. They are matched, and that preparation of accounts known as procedure of making final accounts. And final accounts includes trial balance. Final accounts includes making of financial statements. Making of financial statements. And according to status of ownership, there are some referred accounts also. Like in proprietorship, nothing is to be required. Only trading, P&L and balance sheet.
but in a company it is controlled by Company Act, and there are some schedules given in the Company Act, and according to Schedule 6, Schedule 6, the new formats are given which you should have to learn. पॉइंट नंबर क्लियर, ये वाली बात क्लियर हो गई आप सबको? Apart from these accounts, cash flow statement is also required for a company, which is not necessary in a partnership accounting or in a sole proprietorship accounting. करेक्ट? Yes, sir. आप समझे? मैं वापस आ रहा हूँ कि रिवाइज्ड शेड्यूल 6 कौन सा जी? Revised Schedule 6. आप शेड्यूल 6 तो हर कंपनी एक्ट में है, ठीक है? 1956 से जो भी हम अमेंडेड बिल बनाते आ रहे हैं सब में है। तो अभी एक लेटेस्ट बिल था जो, तो उसको हमने क्योंकि रिवाइज करा तो वो रिवाइज शेड्यूल 6 के नाम से आपको बताया जाता है, ठीक है? 1 अप्रैल 2011 पर एप्लीकेबल हो गया। तो उसने हमको इसके नए फॉर्मेट्स बताए। क्या बताए? नए फॉर्मेट्स। न्यू फॉर्मेट्स, न्यू फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट, न्यू फॉर्मेट्स ऑफ P&L statement. नोट्स टू अकाउंट्स तो पहले भी था पुराने शेड्यूल्स, वहां तब भी हम पहले बनाते थे। क्लियर हो गया? तो वो फॉर्मेट्स आपको याद रखने चाहिए कि क्योंकि ये कंपनी एक्ट में दिए गए हैं इसलिए कंपनी पर अप्लाई। बहुत से स्टूडेंट्स ज्यादातर दिमाग में ये परसेप्शन पाल लेते हैं कि ये जो फॉर्मेट्स हैं ये पार्टनरशिप पर अप्लाई है, ये फॉर्मेट्स ट्रेडिंग अकाउंट पर अप्लाई है, P&L अकाउंट पर अप्लाई है। नहीं, ये कंपनी में अप्लाई है। बहुत से स्कूल में टीचर्स बच्चों को बताते थे, मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे थे बच्चों की, सर हमारे टीचर्स ये बता रहे हैं 11th क्लास में कि जी P&L अकाउंट चेंज हो गया है। हाफ नॉलेज, वो हाफ नॉलेज से P&L अकाउंट कोई चेंज नहीं हुआ। किसके लिए चेंज हुआ ये बात करो। सोल प्रोप्राइटर के लिए वही फॉर्मेट्स हैं जो आपने आज तक पढ़े, पार्टनरशिप के लिए वही फॉर्मेट्स हैं जो आपने पढ़े, कंपनी के लिए चेंज। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक। तो कंपनी के लिए जो फॉर्मेट्स हैं वो नए फॉर्मेट्स आए हैं बैलेंस शीट के। पुराने फॉर्मेट्स अलग थे, हम पुराने फॉर्मेट्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आप जानते नहीं, तो कंपैरिजन हमें करना ही नहीं। ये उन लोगों के लिए कंपैरिजन है जिनको पहला पुराना जो है शेड्यूल 6 याद है। आप लोगों के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो पुराने लोगों के लिए जो पुराने अकाउंटेंट हैं, जो पुराने सीए थे, मैं पुराना आदमी, मेरे लिए प्रॉब्लम था कि पुराना वाला शेड्यूल भूलना है और नया वाला याद करना है। ठीक है, तुमने तो रिसेंटली अभी यही पहली बार पढ़ा और यही याद हो गया। तो इसे अभी हम पढ़ेंगे अभी बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स को। कोर्स में है आपके सीपीटी में, सीएस में भी है, सीएमए में भी, सभी में है। क्लियर हो गया? तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स अलग है, ठीक है ना? P&L स्टेटमेंट अकाउंट इज ए टी शेप, अकाउंट इज ए टी शेप फॉर्मेट on which left hand side denotes as debit side and right hand side is credit side. But statement is a rough work. सही है ना? Statement is a rough work. पर as per recommended design, whatever the design, whatever the formats has been recommended by the Company Act, that format should be applied while preparing a P&L. Since it is not an account, so it is known as statement of P&L. सही है? क्लियर है? तो इसके फॉर्मेट्स हैं, हम देखेंगे। और फिर चूंकि इसमें जो हम लिखते हैं वो हम डायरेक्ट नेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डायरेक्ट नेट अमाउंट। कौन सा अमाउंट लिखते हैं जी? नेट अमाउंट, यानी फाइनल। क्या लिखते हैं हम?
डायरेक्ट नेट अमाउंट। तो वो नेट अमाउंट आया कैसे, उसमें क्या प्लस हुआ, उसमें क्या माइनस हुआ, वो सब हम नीचे लिखते हैं और वो नोट्स टू अकाउंट इसमें लिखते हैं, वो नोट्स टू अकाउंट। क्लियर हो गया? यस सर। देखिए, तो एक कंपनी के जो अभी तक जो हमने नॉलेज ली है, अगर उसके बेस पर मैं उसके फीचर्स को अभी बात करूं तो कौन कौन से फीचर्स निकल कर आते हैं। तो उसके पहला जो फीचर्स है वो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। क्या है जी? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो ये फीचर्स क्या है? ये फीचर्स यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, एक इनकॉर्पोरेशन और एक एसोसिएशन। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कंपनी मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो पब्लिक लिमिटेड है और प्राइवेट लिमिटेड है। तो कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, ठीक है, जब हम इन दोनों पर आएंगे तब बात करेंगे। लेकिन आपको ये मालूम है कि जो यहां पर देखिए पार्टनरशिप में जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो कैसी रहती है? अनलिमिटेड। पर जो कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी रहेगी? उनकी लिमिटेड रहेगी, लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ देयर अनपेड कॉल्स। जो पैसा उन्होंने नहीं दिया वहां तक वो उनकी लायबिलिटी है, लिमिटेड है। बट इफ दे पेड ऑल द अमाउंट देन देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड। आपका शेयर 100 रुपीज का है, कितने का है? 100 रुपीज, और आपने 90 रुपीज पे कर दिए हैं तो 10 रुपीज की आपकी लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपने 100 पे कर दिए हैं तो आपकी लायबिलिटी, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। अगर एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए लगाए हैं और फर्म में 90 लाख रुपए का लॉस आ गया तो उस लॉस को उस पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। अगर उसके बाकी पार्टनर भाग जाते हैं तो बाकी पार्टनर्स का लॉस को उसे पर्सनली बियर करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में क्या होगा? लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर्स है ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, नॉर्मली पार्टनरशिप्स होती हैं उनमें या सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है उनमें ऑनरशिप और मैनेजमेंट सेम लोगों का होता है। नॉर्मली मैनेजमेंट इज मैनेज बाय द ओनर्स, यही होता है। पार्टनरशिप मैनेज करते हैं, क्या करते हैं? मैनेज ऑफ बिजनेस। तो जब वो बिजनेस का मैनेजमेंट संभालते हैं तो वो खुद ही ऑनर है, खुद ही संभाल रहे हैं। पर कंपनी में ऐसा नहीं होता। तुम्हें मालूम है मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हुए हैं, आज बता रहा हूं, मेरे पास आईटीसी के भी शेयर्स हैं, लेकिन मैं आईटीसी में जाकर आईटीसी कंपनी को संभाल नहीं सकता, मैनेज नहीं कर सकता। मैं रिलायंस कंपनी में घुसकर रिलायंस कंपनी में जाकर रिलायंस कंपनी को नहीं संभाल सकता। क्यों नहीं संभाल सकता? जबकि मैं तो शेयर होल्डर हूं। शेयर होल्डर हूं तो मैं कौन हूं? तो मैं ऑनर हूं। मालिक को नहीं संभालने देंगे वो, नहीं, क्योंकि कंपनी का स्ट्रक्चर ये है कि मैनेजमेंट जो है वो ऑनर्स के हाथ में नहीं है। ठीक है, कि जो भी शेयर होल्डर बन जाएगा वो मैनेज करने लग जाएगा, नहीं, वो एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के थ्रू ही समझा जाता है। वो सारा प्रोसीजर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो आप उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को संभाल सकते हैं। अगर आप आर्टिकल एसोसिएशन की शर्तों को पूरा करते हैं तब मैनेजमेंट में आएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज आप शेयर होल्डर है, आप शेयर होल्डर ही रहेंगे। समझ में आ गया कि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनी एक्ट, तो वो क्या बन गई? इंडियन कंपनी। अब इंडियन कंपनी का मतलब ये है कि क्या वो इंडिया में वोट दे सकती है? अगर वो वोट नहीं दे सकती तो इट मींस ऑल्दो इट इज एन इंडियन कंपनी बट इट इज नॉट ए सिटीजन। ऑल्दो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट इट इज नॉट ए सिटीजन। ऑल्दो इट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी बट इट इज नॉट ए सिटीजन। बस ये बात आप ध्यान में रखें। यानी कंपनी शादी नहीं कर सकती, कंपनी कैन नॉट मैरी, कंपनी कैन नॉट वोट। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये सब इसका फीचर है कि कंपनी एक सिटीजन नहीं होती। ठीक, अब आप कहेंगे सर ये पढ़ने की जरूरत क्या है हमें? ये पढ़ने की हमें
जरूरत क्या है इसमें? इसमें जरूरत है, क्योंकि अगर ये सब फीचर्स नहीं होंगे तो कंपनी को वोट देने का अधिकार मिल जाएगा ना, ठीक है ना। तो इस और इसके अलावा कई केस लॉज भी हैं जिसमें कंपनी को हम एनिमी कंपनी के रूप में यहाँ पर बात करते हैं। तो क्या वो एनिमी कंपनी है, ये बात करेंगे। तो ये लॉ के सेक्शन में होता है, कंपनी लॉ के सेक्शन में। आगे आगे हो गया सर। जो नेक्स्ट फीचर है वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखो पार्टनरशिप में मैं पार्टनर हूं, क्या मैं दूसरे आदमी को पार्टनर बना सकता हूं? तो जवाब है यस, बशर्ते आप सब पार्टनर्स एग्री हो। आप एग्री होने चाहिए तभी तो मैं उसे पार्टनर बना पाऊंगा। आप नहीं है तो क्या मैं उसे पार्टनर बना सकता हूं? नहीं बना सकता। बट सिचुएशन इज डिफरेंट इन केस ऑफ कंपनी। I am the shareholder and you are also, but I am willing to sell my share to that person, then I can do this without your accepting, without your acceptance. Okay, this facility is known as transferability of shares. Any member can transfer shares easily. क्लियर हो गया यहाँ पर बात? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का फीचर्स क्या है, इसका पार्टनरशिप से क्या डिफरेंस है? यस सर, पेपर में आते हैं सारे क्वेश्चंस। देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये डिफाइन नहीं करता कि कौन कौन सी बुक्स रखनी है। वो ये बता देता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रूल्स क्या होंगे, पर वो ये नहीं बताता कि आपको परचेज अकाउंट रखना है, परचेज रजिस्टर रखना है, कैश बुक रजिस्टर रखना है, पार्टनर्स का रजिस्टर रखना है या नहीं रखना। बात समझ आई? लेकिन कंपनी एक्ट बताता है, कंपनी एक्ट बताता है कि क्या रखना है, ठीक है। तो जो बुक्स कंपनी में बताई हुई होती है, कंपनी एक्ट में बताई हुई है, उन बुक्स को हम स्टैट्यूटरी बुक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वो स्टैट्यूटरी बुक्स रखना कंपलसरी है। और कहां पर रखना कंपलसरी है? रजिस्टर्ड ऑफिस पर। कहां पर? रजिस्टर्ड। जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर स्टैट्यूटरी बुक्स रखना कंपलसरी है, ठीक है। उसकी एक लिस्ट है, उसमें सब रखना पड़ेगा। तो वो सब उसको कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। तो बुक्स को रखना और उसको मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री बुक सिस्टम। कंपनी एक्ट जो है सिंगल एंट्री सिस्टम को अलाउ नहीं करता, डबल एंट्री बुक सिस्टम से रखना है, ठीक है। तो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर्स, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर्स, समझ आ गया? रजिस्टर ऑफ एसेट्स, ये इनमें से कुछ है स्टैट्यूटरी बुक्स में से जो मैंने आपको बताया। तो ये बुक्स रखनी जरूरी है। तो ये मेंटेनेंस ऑफ बुक्स होती है, कंपलसरी होती है। क्लियर हो गया जी? यस सर। इसके अलावा कंपनी एक्ट ये भी बोलता है कि आपको समय समय पर ऑडिट करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी? ऑडिट, पीरियडिक ऑडिट। देखिए ऑडिट जो होता है आप क्वार्टरली भी होता है, एनुअली भी होता है। एक ऑडिट टू लॉ ऑडिट चैप्टर में पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस ऑडिट भी कर सकते हैं। तो लेकिन साल में जब आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं, सही है, तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी। तब आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? सर इसके अंदर अकाउंट्स की सारी चेकिंग की जाती है। ऑडिट आप बताइए। सर ऑडिट वो होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑडिटर जो होता है प्रॉपरली अकाउंट्स को चेकिंग करता है। इट मींस ऑडिट, ऑडिट क्या है कि मैं अपने कंपनी के लिए अकाउंट्स बना रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट्स कोई दूसरा अकाउंटेंट जिसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो ऑडिट कर सके और वो मेरे अकाउंट्स के ऊपर अपना एक ट्रू एंड फेयर व्यू, एक कमेंट्स जो बनाकर दे, वो ऑडिट प्रोसीजर है। समझ में आ गया ना? ऑडिट के लिए मैं सिंपल इंग्लिश में बताया आपको, सिंपल, क्योंकि आप लोग ऑडिट जानते नहीं। तो अगर मैं सबसे पहले तो वो क्वालिफाइड आदमी कौन है? वो क्वालिफाइड आदमी ऑडिट के लिए इंडिया में सीए, इंडिया में कौन है? चार्टेड अकाउंटेंट। तो चार्टेड अकाउंटेंट हैव द
अथॉरिटी। सही है? तो अब वो क्या करता है, जब मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, दूसरी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, तो जो वहां का जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और जो अदर कमर्शियल लॉज हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना फॉलो करा है, उसका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, इस सब पर मैं चेक करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद जो मैं रिपोर्ट बनाकर दूंगा और उस रिपोर्ट के अंदर जो मैं अपना कमेंट्स लिख कर दूंगा, दैट ऑल प्रोसीजर इज नोन एज ऑडिट। ठीक है? तो वो जो कुछ भी मैंने लिखा वो सब कुछ क्या है? ऑडिट। तो ऑडिट कराना है काम बस। ठीक? देखो, सबसे पहले आज हमने पढ़ा कंपनी का मीनिंग पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ कंपनी में सारा पढ़ लिया हमने, कुछ छोड़ा तो नहीं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की क्या होती है। ठीक है ना? तो उसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भाई आपके सीबीटी में या सीएस में कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कंपनी की, वो कौन सी शेड्यूल में दी गई है। तो वहां पर आ जाएगा शेड्यूल 6, शेड्यूल 4, शेड्यूल 3। तो आपको उसमें से ऑप्शन चुनना पड़ेगा, शेड्यूल 6 आ जाएगा। दूसरा, बैलेंस शीट शेड्यूल 6 के कौन से पार्ट में है, और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट शेड्यूल 6 के कौन से पार्ट में, ये आपको बताना पड़ेगा। तो पार्ट 1 में है बैलेंस शीट और पार्ट 2 में है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। बोलना छोड़ दो जब तक कंपनी पढ़ रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बोलने से पहले स्टेटमेंट बोलना जरूरी है। पेपर में आएगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस, और उनमें एक क्वेश्चन पक्का आता है। समझ में आ गया आप लोगों को? इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? जो सेलेंट फीचर्स पढ़े, जो फीचर्स पढ़े हैं उनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन डिजाइन करके आ जाता है। जो थ्योरेटिकल नॉलेज सारी हमने ली है, उसमें आसानी से कोई ना कोई क्वेश्चन बनकर आ जाएगा। ठीक है? बाकी मैं जो आपके टेस्ट क्रिएट करूंगा, जो टेस्ट लूंगा, आप उसको दीजिएगा। ठीक है? क्लियर हो गया आप लोगों को? और क्या पढ़ा हमने आज? अकाउंट्स के अलावा, हाँ जी, अकाउंट्स के अलावा हमने मैथ्स में लोग ऐड। चलो ठीक। तो आज आपका घर पर जाकर पढ़ने का ड्यूटी क्या है? सर आपको जो कुछ भी यहाँ पढ़ा दिया है उसके नोट्स बनाइए। देखो, सिर्फ सुनने से प्रिपेयर नहीं करना, सुनने के बाद प्रिपेयर करना, और वो रजिस्टर पे नोट्स बनाएगा। जब रजिस्टर पर नोट्स बनाते हैं तो आप लेक्चर सुनने के बाद आपका जो माइंड है, रजिस्टर बनाने के बाद वो माइंड की मेमोरी में चला जाता है, और माइंड की मेमोरी में जाने के बाद फिर आपको याद हो जाता है। ठीक है? और बीच बीच में उसे रिवीजन भी करना जरूरी होता है। आप ऐसे करेंगे तो आपकी नॉलेज रिटेन होगी, और आपका जो रूल एग्जाम्स है वो आपका डेफिनेटली क्रैक होगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होगा। ठीक है? पढ़ना, रिवाइज करना, टेस्ट देना, ये काम जरूरी है पास होने के लिए। ठीक है जी? थैंक यू।